अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर ये है। मैं हूं शाजिया निशान। प्रोग्राम में मेरे साथ हैं सईद काजी और इस्लामाबाद से है रऊफ क्लासा। नाज़रीन, तहरीक इंसाफ 5 अजला से नेटो सप्लाई रोके बैठी है, उनका धरना जारी है। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान कहते हैं कि जब तक ड्रोन हमले बंद नहीं होंगे हम लोग नेटो सप्लाई को बहाल नहीं करेंगे। उधर वज़ीर इत्तलात परवेज रशीद ने यह कहकर इमरान खान के एहतजाज को मायूसी की हवा दे दी है कि हफ्ते और इतवार को तो नेटो सप्लाई होती ही नहीं, तो नेटो सप्लाई रोकी कैसे जा सकती है? क्या इमरान खान अवाम की सपोर्ट हासिल कर पाएंगे? और परवेज रशीद का ये कहना कि इमरान खान के इस एहतजाज की वजह से, नेटो सप्लाई रोकने की वजह से हम आलमी दुनिया में, हम पूरी दुनिया में तन्हा रह जाएंगे, हम पर पाबंदियां लग सकती हैं, हम हमसाया ममालिक के साथ ताल्लुकात खराब नहीं कर सकते। और इसके साथ साथ इमरान खान ने तहरीक इंसाफ ने आलमी अदालत में भी जाने का फैसला किया है। इमरान खान का एहतजाज, इमरान खान का धरना क्या ड्रोन हमले बंद करवा पाएगा? आज हम इस पर बात करेंगे। इसके अलावा हम इस पर भी बात करेंगे दुनिया इस पर क्या रद्द-ए-अमल शो करती है। इसके साथ साथ कुछ और अहम खबरें भी आपके साथ शेयर करेंगे। क्लासा साहब और कारी साहब, सबसे पहले कारी साहब से लेते हैं। जी शाजी, आज तो मेरे पास एक स्पेशल स्टोरी है, इस पर बात करेंगे और हमारे साथ होंगे डॉक्टर इकरामुल हक, जो कि बहुत से तारफ़ हैं, उनके एक्स ब्यूरोक्रेट भी हैं, मगर अब वो जो दर्स व तदरीस और ये पढ़ना लिखना और वकालत करते हैं। मगर उनकी 2-3 किताबें बड़ी दिलचस्प आई। एक किताब थी उनकी जो पहली 2000 में आई थी, पाकिस्तान फ्राम हैश टू हेरोइन। फिर उसके बाद आई पाकिस्तान फ्राम डेट ट्रैप टू ड्रग ट्रैप टू डेथ ट्रैप। और अब उनकी किताब आने वाली है, बड़ी इंटरेस्टिंग हुआ, पाकिस्तान फ्राम डेथ ट्रैप टू डेथ ट्रैप। बेसिकली इनकी स्पेशलिटी ये है कि ये मॉनिटर करते हैं और इनकी जो महारत है कि दुनिया में जो सेफ हेवन्स हैं, जो ब्लैक मनी है, इनफॉर्मल सेक्टर है, ये क्या वारदात है, किस तरीके से दुनिया में जारी है, मैं इस पर बात करूंगा। और अगर वक्त मिला तो फिर एक और ख़बर भी है कि प्रोविंसेस ये कह रहे हैं, सूबे ये कह रहे हैं कि एट सोर्स हमारी डिडक्शन ना करें। वो ये जो हमारा दोबारा से सर्कुलर डेटा 175 अरब रुपए पहुंच गया, तो लगता है कि ये अब कहीं हमें अपने डिफेंस का बजट भी इधर ही ना डालना पड़ जाए। क्या मामला है ये? इस पर अगर वक्त मिला तो बात करेंगे, नहीं तो कल। ठीक है, क्लासेस साहब के साथ हैं। जी क्लासेस साहब, आप क्या शेयर करेंगे? जी शायद 3 स्टोरीज हैं आज ये शेयर करने के लिए। एक तो बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हुई है कि जब मेरा ख्याल 4-5 दिन रह गए डेडलाइन में कि आपने पीआईयू को प्राइवेटाइज करना है और इसके 26% शेयर जो हैं आपने ले ऑफ करने हैं, इसका मैनेजमेंट कंट्रोल किसी और को, आपने प्राइवेट इन्वेस्टर को देना है, तो उसी वक्त ही मोहम्मद अली गर्देजी साहब हैं जो सिविल एविएशन अथॉरिटी के ये चेयरमैन हैं, यहाँ पे ब्यूरोक्रेट हैं, तो मसूफ ने एक मीटिंग कॉल की थी इनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की पीआईए के, और उसमें 10 नए जहाज़ खरीदने या लीज पे लेने का फैसला किया गया है। तो ये क्या कहानी है कि जब आपने 5-6 दिन बाद आपने पीआईए को प्राइवेटाइज करना है और मैनेजमेंट कंट्रोल किसी और के हवाले में जाना है, तो ये क्या पूरा खेल खेला जा रहा है? क्या कहानी है? ये जहाज़ कहाँ से आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं, कौन लेके आ रहा है, और इसके पीछे क्या सारा स्कैंडल है, क्या स्टोरी है, ये आपके साथ शेयर करेंगे। और दूसरी जो स्टोरी है वो यहाँ पे इस्लामाबाद के हवाले से है, वो भी कि डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली साहब ने एक मुकदमा दर्ज करवाया है इस्लामाबाद के एक रिटायर या मुलाजिम है उन पे और उनके ख़ानदान पे कि मेरे प्रोटोकॉल के आगे इन्होंने गाड़ी क्यों चलाई है। अच्छा। हम तो समझते थे हटो बच्चों बादशाह सलामत आ रहे हैं, जब उनकी सवारी आ रही है कि दौर ख़त्म हो गया है। तो ये जो पॉलिटिकल मास्टर्स हैं, इन्होंने इस्लामाबाद के शहरियों को कैसे यहाँ पे हॉस्टेज बना लिया वीआईपी कल्चर ने, प्रोटोकॉल कल्चर ने, कि अब आम शहरियों पे भी मुकदमात दर्ज होने शुरू यहाँ पे हो गए हैं। ये स्टोरी है। एक तीसरी स्टोरी बड़ी इंटरेस्टिंग है। ख्वाजा आसिफ साहब जो हैं वो यहाँ पे पिछले 5 साल जब ये पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी तो हर दूसरे दिन वो पटिशन लेके पहुँचे होते थे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में कि फ़लाँ में भी स्कैंडल हो गया, फ़लाँ जगह भी वजारत पानी ने यहाँ पे आके माल पानी कमा लिया, स्कैंडल बना लिया। और इकबाल जैद अहमद के खिलाफ वो बहुत बड़ी बड़ी तकरीरें भी करते थे। अब उनकी वजारत आज एक ब्रीफिंग दे रही है कौमी असम्बली की स्टैंडिंग कमेटी ऑन वाटर एंड पावर को, जिसका पहला आप कह सकते हैं इफ्तिताई इजलास है। तो उसमें उन्होंने वहाँ पे एक लाखड़ा स्कैंडल आया था, पावर प्लांट स्कैंडल, और उसमें जो डिटेल दी गई है वो बड़े इंटरेस्टिंग है कि वो जिसके लिए ख्वाजा साहब खुद लड़ते रहे, उनकी वजारत ने वो स्कैंडल कैसे अरकान असम्बली से छुपाया है और कैसे वो उसकी डिटेल जो हैं उनको प्ले डाउन किया गया है। और आज जो मीटिंग होनी है कौमी असम्बली की स्टैंडिंग कमेटी की, तो उसमें कौन सारी ऐसी इतलात हैं जो शेयर नहीं की गई, तो हम आपके साथ शेयर करेंगे कि क्या कुछ उनसे छुपाया जा रहा है। ठीक है, लेकिन सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इमरान खान तहरीक इंसाफ ने तो ड्रोन के खिलाफ एहतजाज किया हुआ है, धरना दिया हुआ है। परवेज रशीद कहते हैं कि मियाँ साहब तो तब से लीडर हैं जब से इमरान खान गेंद के पीछे भागा करते थे। साथ ही परवेज रशीद क्लास साहब ये कहते हैं कि अब तो ईरान ने भी अमेरिका और इसके इत्तेहादियों से मुआहदा कर लिया है, तो क्या हम भी मुआहदा कर लें अमेरिका से, इसके इत्तेहादियों से, नेटो से, अमेरिका से
क्या है एहतजाज, आप जो अपने ड्रोन जारी रखें, हम अपना एहतजाज जारी रखते हैं। शाहजा, ये बड़ी अनफॉर्चुनेट यहाँ डेवलपमेंट्स हो रही हैं और मेरे लिए थोड़ी सी समझना मुश्किल है। शायद कोई मेरे लिए ये कोई मेरे साथ प्रॉब्लम होगा। चलें ठीक है, एहतजाज करें, पॉलिटिकल पार्टीज़ का हक है, दबाव बढ़ाएं, लेकिन ये यूथ को किसने ये राइट दिया है? जो यूथ हमने कल सड़कों पे देखी है कि नेटो कंटेनर्स को रोकने के हद तक तो बात समझ आती है, कल उन्हें तशद्दुद का निशाना बनाया है ड्राइवर्स को। वो ड्राइवर पाकिस्तानी नहीं है जिन पाकिस्तानियों को मरने के खिलाफ ये एहतजाज कर रहे हैं, और जिन ड्राइवर्स को ये मारा है कल इन्होंने तशद्दुद किया, क्या वो इस मुल्क से ये बिलोंग नहीं करते? क्या उनके बच्चे नहीं हैं, उनकी फैमिलीज नहीं है जिनके लिए वो सारी की सारी मेहनत मजदूरी अपने घर छोड़ के वहाँ पे फिरें? या इन ट्रक ड्राइवरों को हम इंसान नहीं समझते? और दूसरी बात है, ये राइट इनको किसने दिया है यहाँ पे खड़े होकर कि आप उन कागजात चेक करें, आप उनके दरवाजे खोलें, ज़बरदस्ती उनके एंटर हों, तलाशियाँ लें? और मेरा ख्याल ठीक काम किया है वहाँ के जो आईजी नासिर दुरानी साहब हैं, उनसे यही एक्सपेक्ट हम करते थे कि उन्होंने इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का हुक्म दिया है। एक चीज़ ये पीटीआई अपने जहन में रखे, जो मेरा ख्याल है ये चीज़ें शायद हो सकती है, अभी बाज़ दफ़ा जोश में नहीं समझ आती, अपने सूबे को वो खुद लॉलेसनेस की तरफ लेके जा रहे हैं। अच्छा हुक्मरान जो होता है वो अगर वो ट्रबल पैदा करनी भी हो, वो किसी और ये जाके सूबे में या किसी और मुल्क में ट्रबल पैदा करते, अपने मुल्क को पीसफुल रखता होता है। अपने मुल्क को वो ट्रबल में ला के अपने सूबे का एक लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन पैदा करके पर्टिकुलर यूथ को जिस काम पे लगा दिया है, मैं ये जाती तौर पर समझती हूँ। मुझे पता है खासा जो हमारे इमरान खान साहब के, इमरान खान को फिर क्या करना चाहिए? चले अनारकी का रास्ता है, जो अनारकी का रास्ता है उन्होंने अडॉप्ट कर लिया, फिर अनारकी होगी आपके मुल्क में। मैं एग्री करता हूँ उनसे। आज जो उन्होंने कहा कि जी बहुत सारे और जो मामलात हैं वो भी पीछे चले गए। मसलन जो सोशल डेवलपमेंट है वहाँ पे लॉलेसनेस है, वहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट है, वहाँ पे और जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सर्विसेज है वो। लेकिन मैं इस बात पे इत्तफाक करता हूँ कि ये जो ड्रोन स्ट्राइक्स हैं, ये इसके लिए जो भी एहतजाज किया जाए वो बिल्कुल ठीक है और जो है वो रोका जाए। ये क्या चांद मारी बैठ के वो करते रहते हैं, वहाँ से ऊपर से बैठ के मारे हैं और बैठे हुए हैं, और जो है वो कह रहे हैं बड़ा से माशाल्लाह बड़ी बेहतरी होगी। वो जो वियतनाम में बेहतरी हुई थी वो भी देख ली हमने, इराक वाली बेहतरी भी देख ली, अफगानिस्तान वाली बेहतरी भी देख ली। तो ये है, मगर बात यह है कि नीचे क्योस है। और बात इमरान खान को एक समझ, मुझे जो लगता है उनका जो प्रॉब्लम ये है कि इमरान खान ये समझते हैं कि न्यू लिबरल इकोनॉमिक्स और ये जो अमेरिका की मैशियत से तो उनकी कोई लड़ाई नहीं है, जिसने पूरी दुनिया में ये ड्रोन और अजाब नाजिल कर रखा है। वहां पे जब हमने इंटरव्यू, आप और मैं दोनों इंटरव्यू गए थे कम करने उनका, तो वो कहते थे जी ये ठीक है, जरा इसमें ना थोड़ी इसकी हम निजाम को रिपेयर करेंगे, इसमें नया कैपेसिटी चेंज कर देंगे, ये ठीक होने वाला नहीं है, ना यूरोप में ठीक हो रहा है ना अमेरिका में ठीक हो। वहां पे दूसरा उनका प्रॉब्लम ये जो उनका स्टैंड है, अब इसमें अब आ जाते हैं पोलिटिकली वो गेन कर रहे हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि ऑन दी डिफेंसिव है। आज जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर साहब का भी बयान आया, जाहिर है एक पॉपुलिस्ट स्टैंड वो ले रहे हैं। तो अब वो कर क्या रहे हैं कि एक तरफ वो पॉपुलिस्ट स्टैंड ले रहे हैं, दूसरी तरफ नीचे जमीन पे कोई तब्दीली नहीं लेके आ रहे। हर सूबे की पॉलिसी डिफरेंट है। पंजाब में मियां शहबाज शरीफ है ड्रोन के खिलाफ, जो उन्होंने पिछले 2.5 सालों से कहते हैं कि हम अमरीकी इमदाद नहीं ले रहे। सूबा खैबर पख्तूनख्वा की अलग पॉलिसी है, विफाक इमदाद भी ले रहा है, सिर्फ जबानी कलामी एहतजाज कर रहा है। हम तहरीक इंसाफ के धरने को तनकीद का निशाना तो बना रहे हैं, लेकिन कोई ये बताने को तैयार नहीं कि इस मसले का हल क्या है। मुझे इस पर जवाब लूंगी क्लासा साहब से भी, काजी साहब से भी, लेकिन एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुशामदीद। तहरीक इंसाफ का धरना तनकीद का निशाना। क्लासा साहब, जो लोग तहरीक इंसाफ के धरने को, एहतजाज को तनकीद का निशाना बना रहे हैं, क्या इसके पीछे ये सोच है कि हमें अमेरिका और नेटो ममालिक जो अमेरिका और उसके इत्तेहादियों की नाराजगी मोल लेनी पड़ेगी, अमेरिका को नाराज करना पड़ेगा, आलमी दुनिया में हम तनहा हो जाएंगे? खैर, हमारे यहाँ ये जो सवालात आप उठा रही हैं बड़े जायज़ सवालात हैं, क्योंकि हमारे यहाँ सीरियसनेस कम है, यहाँ जज्बातियत ज़्यादा है, स्लोगन यहाँ पे बिकते हैं। और आपको पता है कई दफ़ा हम बात कह चुके हैं कि यहाँ पे एंटी अमेरिकनाइजेशन बिकती है। भुट्टो साहब ने भी बेच के देखी, उसके बाद भी बहुत सारे हमने आके जमात इस्लामी को भी देखा, फिर मज़ीद वही जर्नल जो उन्हीं के साथ काम करते रहे थे अमेरिकन के लिए, उनकी भी हमने एंटी अमेरिकनाइजेशन को देखा। एक अजीब सा एक काम हो रहा है इस मुल्क में। आपने पूछा इसका सलूशन क्या है, वो बड़ा इंटरेस्टिंग सा है और मेरा ख्याल बड़ा वैलिड कानूनी हो सकता था। एक तो फॉरेन पॉलिसी को डील करना पार्लियामेंट का काम है, जहाँ पे पीटीआई भी मौजूद है, जहाँ पे दीगर जमातें भी मौजूद हैं, और ये फेडरल हुकूमत का राइट है कि वो बैठ के पॉलिसीज़ को फ्रेम करे, वेदर वी लाइक इट और नॉट। एक तो इनको फॉलो करना चाहिए मेरा ख्याल है, जो वहाँ पे एक हुकूमत के फैसले हैं या डिसीजंस हैं, आप पार्लियामेंट के अंदर बैठ के इनको अपना दबाव बढ़ाते रहना चाहिए। अगर सड़कों पे भी एहतजाज करते हैं, फेयर इनफ कि ऐसे ही होता है, लेकिन अगर आप एक फेडरल हुकूमत के फैसले के खिलाफ कोई सूबाई हुकूमत रिवोल्ट करेगी, हुकूमत का अच्छा बुरा गलत सही फैसला सबको लब्बैक कहना चाहिए, ऐसे नहीं होता है। अच्छा जी, ऐसे नहीं होता, लब्बैक की बात नहीं। बाज आपकी इंटरनेशनल ओब्लिगेशंस होती हैं,
आप और मैं ट्रैवल करते हैं, हमारे स्टूडेंट्स बाहर जाते हैं, बहुत सारे हमारी उनके साथ व्हीलिंग डीलिंग होती है, हम बिजनेस करते हैं किसी ना किसी इंटरनेशनल तकाजे के तहत करते हैं ना, हम कोई उनके साथ कंट्रैक्ट करके करते हैं। ऐसे तो नहीं होता हम उठते हैं और किसी मुल्क में चले जाएं या वहाँ से कुछ लोग हमारे आ जाएं। इसके लिए पूरा प्रोसेस होता है जिसको ये तमाम हुकूमतें फॉलो करती हैं। इसमें जो गलत चीज़ें हो रही है, जो मैं कह रहा हूँ कि खुद आप अपने यूथ के हाथों में लॉ एंड ऑर्डर दे रहे हैं, ये कल को आपके हाथ से चीज़ें निकल जाएंगी। आज सिर्फ बात ये नेटो कंटेनर तक नहीं रह जाएगी, आप अनारकी की तरफ लेके ना जाएं। अगर समझते हैं इमरान खान साहब के नेटो सप्लाई को नहीं गुजरना चाहिए, आप अपने उनको नासिर दुरानी साहब को हुक्म दें कि हजूर आप यहाँ के इंस्पेक्टर जनरल पुलिस हैं, पुलिस को डिप्यूट करें, रोड ब्लॉक कर दें, आज के बाद यहाँ से नहीं गुजर सकते। इसके तरीके हैं। मुझे एक एतराज़ है सिंपल, जो इस मुल्क को अनारकी की तरफ लेके जाएगा और चीज़ें आपके हाथ से निकल सकती हैं। हमारी लीडरशिप इतनी अच्छी नहीं है कि इनको कल को कंट्रोल कर सके। अगर आपने रोकना है, एक सूबे ने रिवोल्ट करनी है फेडरल हुकूमत की पॉलिसीज के खिलाफ, तो उसको तरीके से करना चाहिए। उन लोगों के हाथों में लॉ एंड ऑर्डर ना दे दें जिनको आप कल संभाल ना सकें। एक इंटरेस्टिंग चीज़ उसमें एक और मैं आपको बताऊं, ये जितने बड़ी पुरजोश वहाँ तकरीरें कर रहे थे उस दिन हमने सुनी है, बड़ी अच्छी तकरीरें थी। अपना इनका कोई बच्चा वहाँ पे मौजूद था, जहांगीर तरीन साहब के बच्चे जो हैं वो बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, वो मौजूद थे वहाँ पे। शाह महमूद कुरैशी साहब का बेटा जैन, वो मसूफ रिचर्ड हॉलब्रोक के उनकी इंटर्नशिप करते रहे वहाँ पे, बल्कि जॉन कैरी थे मेरा ख्याल, सॉरी जॉन कैरी के साथ तो वहाँ पे उनके दफ्तर में काम करते रहे। अपने बच्चों को, जैसे हमारे फौजी जनता थी, इन्होंने अफगान जिहाद में अपने बच्चे और जमात इस्लामी वालों ने अपने बच्चे तो अमेरिका पढ़ाए, वहाँ पे स्टडीज़ उन्होंने ली, फेयर एनफ आपको पढ़ाना चाहिए। यहाँ पे दूसरे के बच्चों को अफगानिस्तान और कश्मीर में मरवाते रहे। सेम हमारी अब ये पॉलिटिकल आगे एलीट यही काम करना शुरू हो गए। अपने बच्चे इनके या पाकिस्तान से बहर हैं या इनकी नेशनैलिटीज़ है फॉरेन, इनके बच्चों की नेशनैलिटीज़ हैं, किसी का नाम बताएं जहाँ के नहीं है। अपने बच्चे तो जॉन कैरी के साथ इंटर्नशिप करते हैं, शाह महमूद कुरैशी के, दूसरों के बच्चों को कहा कि तुम खड़े हो जाओ और कंटेनर के डॉक्यूमेंट चेक करो। ये तजाद आते हैं। मैं कलाथरा साहब से बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ, अपने बच्चों के लिए और में आ रहे हैं, लोगों के लिए और में आ रहे हैं, मगर मेरा एक थोड़ा सा इख्तलाफ है, वो ये कि अमेरिका आजकल, हम अमेरिका को नाराज नहीं करना चाहते। अमेरिका को हमने नाराज नहीं, ईरान झुक गया। मैं अर्ज करता हूँ, मैंने परसों स्टोरी की थी कि कैसे हमारा खून खींच लिया इन्होंने 1984 के मुआहदों से, मईशत को बर्बाद कर दिया, ऊपर बैठ के हमारे मुल्क में हमला कर रहे हैं। ये अगर हमसे ये तो हमारे दोस्त हैं। अमेरिका हर उस जगह पे, मिसाल के तौर पर लैटिन अमेरिका में जहां कोई अपने मफाद में बात करता है तो इलेक्टेड गवर्नमेंट को वो कह देता है ये नॉन इलेक्टेड है। हमें एंटी अमेरिकन और ये जो है ना फंडामेंटलिस्ट, इस जज्बादियत में नहीं जाना चाहिए, मगर हमें एक कोजेंट पोजीशन लेनी पड़ेगी कि बस अगर हम डाकू के लिए दरवाजा खोल दें कि आओ हमारी मईशत को ताराज करो, तो फिर हम डेमोक्रेटिक भी हैं और हम नेक भी हैं और हम रिस्पॉन्सिबल भी हैं। फिर आपकी पार्लियामेंट बैठी मैं है ना? सिर्फ ये कहता हूं कि मेरा जो नुक्ता नजर है उसको तालिबान के नुक्ता नजर से आप खलत मलत ना करें। मैं ये कहता हूं कि आप अपनी मईशत को, अपना दरवाजा रोकें। मैं ये नहीं कह रहा कि सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी बैठे घोड़े पर जाके हमला कर दे। उन्हें कहा भाई ये हमारी मैशियत है, ये हमारे राइट्स हैं। और जिस तरह कलासरा साहब ने स्टोरी की थी कि हम 2 टके नहीं दिए आपने और हमारा सारा इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह कर दिया आपने नेटो के कंटेनर उतार के, तो वहां पोजीशन लेने की जरूरत है। लेकिन मेरे ख्याल में हम आगे बढ़ते हैं, डॉक्टर साहब वेट कर रहे हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर साहब मैं आपकी तरफ आता हूं। मैं अभी आपसे बात कर रहा था, बड़ी इंटरेस्टिंग बात थी। एक तो मुझे ये बताएं कि आपकी आने वाली किताब में ये 4 लाख आईडी कार्डों का जिक्र आ रहा है, ये क्या था, इनके जरिए कैसे पैसा बाहर भेजा गया और ये पिछली गवर्नमेंट में क्या खेल हुआ? जी काजी साहब शुक्रिया। मैं गुफ्तगू का आगाज़ एक सबसे बड़े काजी के फतवे से करूँगा जिसका ताल्लुक ड्रोन ट्रैक से भी है, हमारी मीशत से भी है, हमारी ज़बू हाली से भी है। आपने भी सुना होगा कि तकदीर के काजी का फतवा है अज़ल से, है जुर्म ज़हीफ़ी की सज़ा मर्ग मफाजात। ये जो मईशत के अंदर कसाद बाज़ारी पूरी दुनिया में जब होती है, वो लूट मार जो वो मंडियों में करना चाहते हैं, उसमें वो मुल्क जो हैं जो अपने अंदर की सूरत हाल को दुरुस्त नहीं करते, वो उसका शिकार बहुत बुरी तरह से होते हैं। मसलन चाइना हमारे से 2 साल बाद आज़ाद होने के उनके उस जाल में नहीं आएगा, बल्कि उनसे मुकाबला करते हुए करीब करीब अब उनको एक ख़तरा बन जाता है। हम क्यों ऐसा नहीं कर सके, जबकि एक अरसा तक हमारी मईशत को रोल मॉडल समझा जाता था। चलिए कैपिटलिस्ट इकॉनमी का ही सही। इसकी वजह मैं बड़ी सादा आपको बयान कर देता हूँ। वो ये है कि जब रियासत के अंदर ये खाम ख्याली हो दानिशवराना कि सिर्फ जमहूरी इंतखाबात से माशी तरक्की भी हो सकती है, यकीनन होती है, मगर उसका एक लाजमी जुज़ ये होता है कि फिर जो रियासत है वो तमाम तबकात के दरमियान गैर जानबदार रहे। अब इस रियासत के अंदर ये गैर जानबदारी ख़त्म हो चुकी हैं। वो लोग जो मरात याफ्ता हैं वो पैसा भी यहाँ कमा रहे हैं लूट खसूट से, पैदावार से नहीं, और वो उसको बाहर भी ले जाते हैं। उससे पाकिस्तान को ये नुकसान हो रहा है कि इस वक्त बहुत से, जो मैं नई किताब में इसका मौजू भी है, कि बहुत सा पैसा पाकिस्तान से बाहर गया है जबकि आया कम है।
हम बार बार ये कहते हैं कि जी दरअसल 12-13 बिलियन डॉलर जो हमें बाहर से हमारे गरीब वर्कर्स कमा कर भेज रहे हैं वो यकीनन हमारी इकोनॉमी को सस्टेन किया हुआ है, वरना हम बहुत अरसे से तबाह हो चुके होते। मगर उसके मुकाबले में आप देखिए कि रियासती अशरफिया में प्लॉट्स बांटने की सियासत और ये सियासी मईशत का ज़रा आप अंदाज़ा लगाइए कि कौन से मरात याफ्ता तबकात हैं जो बड़े बड़े GRs में रहते हैं बगैर टैक्स दिए, कौन से मरात याफ्ता तबकात हैं जिनको इस्लामाबाद की और दूसरी जगह की बेहतरीन प्लॉट्स दिए जाते हैं। कलासरा साहब ने कई दफ़ा इस पर स्टोरीज़ की है, मगर इस रियासत के अंदर किसी किस्म का किसी सियासी तबके ने किसी और तबके ने इसका पूरा डॉक्टर साहब आपने चाइना की बात की। अमेरिका में देखें लाख इख्तलाफात अमेरिका के चाइना के साथ। अमेरिका में बाकायदा एक चाइना मार्केट है जहां पे सिर्फ मिलती ही चाइना की जितनी भी अशियाएं मिलती हैं, लेकिन उनकी मैशियत तो इस तरह से बढ़ती जा रही है और हमें वहां तक रसाई नहीं है। इसके मैं ये भी क्लब कर दूं, ये मुझे जरा काले धन का बताएं। ये कोई कहता है 91% हो गया है, कोई कहता है 92% हो गया है। और डॉक्टर साहब ये बड़े बड़े लोगों के वहां पे हमारे रिटायर्ड ब्यूरोक्रेसी सिविल मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी के जो रांचेस की हम कहानी सुनते हैं अमेरिका में, वो क्या कहानी है? जी देखिए, उन मुल्कों के अंदर अगर आप देखें, रेमंड बेकर की एक किताब बहुत मशहूर है कि दरअसल पिछले 4-5 दहाइयों में इन कैपिटलिस्ट मुल्कों ने हमें अमदाद तो दी मगर उससे कहीं ज़्यादा पैसों का हमने असला ख़रीदा, जिसके किक बैक हमारे मरात याफ्ता तबके ने बाहर रखे। फिर उस मरात याफ्ता तबकों ने जो हुक्मरान भी हैं इन मुल्कों के अंदर, वहाँ जमहूरी इंतखाबात होने के बावजूद असल ताकत किनके पास रहती है, वो नौकरशाही है, चाहे वो फ़ौजी हो या वो सिविल हो, और वो कैसे अपने अपने जो है फ़ायदे के लिए आप देखिए जैसे वो रिटायर होते हैं वो फ़ौरन हमें पता चलता है कि वो तो अमरीकी शहरियत है रखते हैं और वो वहीं सेटल हो जाते हैं। आप कितने जर्नल्स को पाएंगे जिन्होंने पाकिस्तान में रिटायरमेंट के फौरी बाद वहाँ मुस्तकिल। अच्छा मैं रोक रहा हूँ, एक मैं नाम नहीं लेता, आपने बताया था 700 एकड़ के रैंचेस हैं उनके वहां पर। जी आप देखिए, एक ही केस हुआ है जिसका वर्ल्ड बैंक की स्टोलन रिकवरी में जिक्र है। वो हमारे एक एडमिरल चीफ थे जो यहाँ लाए गए, उन्होंने प्ली बारगेन की और ये मामला पूरी दुनिया के अंदर हमारे लिए बाइस शर्म बना कि एक सौदे के अंदर कितनी बड़ी हमने जो है किक बैक्स वसूल किए। तो ये गरीब लोग जो यहाँ की मईशत को बढ़ा रहे हैं पैदावार के ज़रिए, वो तो हमारे लिए काबिल तरफ। ये काले धन का मसला नहीं है पाकिस्तान में, दरअसल उसकी दो जहतें हैं। एक वो जहाँ पे आप कहें इनफॉर्मल लीगल इकॉनमी, उसमें तो हमारे इतने लोग रेजिलियंट हैं कि काम करके वो इस मईशत को ज़िंदा रखे हुए हैं, और दूसरी तरफ लूट मार की मईशत है जिसमें वो तबकात जो खुद तो मेहनत नहीं कर रहे और लूट मार के ज़रिए पैसा भी बाहर ले जा रहे हैं, यहाँ पे भी ये जारादारी कायम कर रहे हैं। तो एक किसी मईशत के बढ़ने के लिए या तो उसमें पैदावार के ज़रिए आप ज़ाती इनफरादी दौलत बनाते हैं जो फिर जाकर मुल्की दौलत। बात करना चाह रहे जी, कलासरा साहब बोलिएगा। इकराम साहब आपने बड़े अच्छे तरीके से ये चीज़ें हमें बड़ी आसान लफ्ज़ों में समझाई हैं, जो आपको क्रेडिट मैं दूंगा, क्योंकि ये बड़ा मुश्किल सब्जेक्ट है और मोस्टली हमारी जितने भी उनसे इकोनॉमिस्ट से बात होती है मुश्किल ये बात को मुश्किल जो तरीके से समझाते हैं, लेकिन आपने बड़ी आसान तरीके से हमें बातें समझाई और समझ आम आदमी को मेरी तरह समझ आ रही है। ये जो आप ब्लैक मनी की बात कर रहे हैं ये सिर्फ पाकिस्तान तक तो ये एक्सक्लूसिव नहीं है। इंडिया के भी बहुत बड़ा एक स्कैंडल आया था कि वहाँ भी बिलियंस ऑफ डॉलर्स उनके लोगों के, बिजनेसमैन के, इंडस्ट्रियलिस्ट के वहाँ पे स्विस बैंकों में पड़े हुए हैं और उस लिस्ट का वेट किया जा रहा है कि वो ये सामने आएगी। एक तो इंडिया की इकॉनमी पे भी हमें थोड़ा सा ब्रीफ करें कि अगर हमारे यहाँ ब्लैक इकॉनमी है, इसी तरह लूटेंगे प्लंडर तो वहाँ भी हो रही है, और इसके साथ एक सप्लीमेंट्री क्वेश्चन है, क्या आप इसके लिए किसको ब्लेम करेंगे? आप इन दोनों मुल्कों की इनकी सिविल, मिलिट्री और पॉलिटिकल एलीट को ब्लेम करेंगे, या वो लोग अमेरिकन हैं या यूरोपियन हैं उनको ब्लेम करेंगे कि वो हमारे साथ ये करते हैं, या हम अपने साथ ये चीज़ें होने देते हैं क्योंकि हमारी जो लीडरशिप है तो वो हमारे साथ वो सिंसियर है? किसको ब्लेम करेंगे मेन आप उसमें प्राइमरी? देखिए, ये दूसरों पे इल्ज़ाम तराशी करने से कुछ फ़ायदा ना होगा। दरअसल ये हमारी अपनी ही रॉन्ग डूइंग्स का नतीजा है। इस वक्त जब अमेरिकन को पता चला कि बहुत से अमेरिकनों ने पैसा जो है स्विस बैंकों में रखा है और स्विस बैंकों ने उसकी इतला नहीं दी, तो वहाँ पे चूँकि रियासत के अंदर एक अभी भी बहुत ताकतवर कानूनी निज़ाम मौजूद है, तो उन्होंने कहा कि हम आपके ऊपर ना सिर्फ बहुत बड़े जुर्माने आयद करेंगे बल्कि आपका बिजनेस ही बंद करवा देंगे। तो स्विस बैंक में एक जो मशहूर बैंक था उसने 780 मिलियन डॉलर का ना सिर्फ जुर्माना दिया बल्कि उन अमरीकी टैक्स चोरों का 50% सरमाया अमेरिका को बतौर टैक्स हासिल हुआ। जबकि हमारे यहाँ आपको मैं अर्ज़ करूँ 4 साल पहले तक पाकिस्तानियों के 4 खरब रुपया पड़ा था, जो हमारे टैक्स जो FBR इकट्ठा करता है उसका तकरीबन
3.5 गुना है, और अब वो कम होते होते वहाँ पे तकरीबन पिछले साल की फिगर के मुताबिक अब 1.5 यानी कि 1.5 खरब रह गया है। क्योंकि जैसे ही पाकिस्तानी हुकूमत ने वहाँ पे कोशिश नहीं की, जैसे अमेरिकन ने की, जर्मन्स ने की, इंग्लैंड में हुआ कि इनसे वापस लिया जाए, वो उन्होंने वो पैसा और जगह पे मुंतकिल कर दिया, और वो ऐसे टैक्स हेवन है जहां से आपको मालूमात भी शायद ना मिल सके। स्विट्जरलैंड ने तो फिर ऐसा लॉ पास किया कि डॉक्टर साहब हमारे साथ रहिए, मुझे प्रोग्राम में एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। डॉक्टर इकरामुल हक हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। डॉक्टर साहब ये बताएगा कि एक अंदाजे के मुताबिक पाकिस्तान का जो कितना पैसा है स्विस बैंकों में और सेफ हेवन्स में पड़ा हुआ है, एक अंदाजे के मुताबिक? जी देखिए, जो बहुत सी स्टडी हुई है, जैसे वर्ल्ड बैंक ने की है और सेंट्रल बैंक ऑफ स्विट्ज़रलैंड ने तो हमें बिल्कुल हतमी अदाद-ओ-शुमार दिए हैं, जिसका जिक्र मैंने किया कि ये 3 साल पहले तक 4.5 खरब थे, जो अब कम होकर 1.5 खरब के करीब रह गए हैं। अगर आप दूसरी जगहों पर भी, जैसे हमारा बहुत सा पैसा जो है वो यूएई में लगा हुआ है, साउथ अफ्रीका में भी है, दुनिया के हर मुल्क में तकरीबन पाकिस्तानियों ने पैसा रखा, इवन केमन आइलैंड से लेकर जितने और भी टैक्स हेवन हैं, ये तकरीबन आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि पाकिस्तान से हर साल कमो बेश 20 से 30 बिलियन डॉलर की मनी साइफन होकर बाहर चली जाती है। और ये उससे और हम 2-2 टके मांगते रहते हैं आईएमएफ से कि 500 मिलियन मांगते रहते हैं, ये उससे कहीं ज़्यादा है जो कि हम इनवर्ड रिमिटेंस होती हैं। क्योंकि हम ये नहीं बताते कि जहां हम अपने स्टॉक एक्सचेंज में फ्री हैंड दे देते हैं कि आपसे कोई नहीं पूछा जाएगा आपके काले धन के बारे में। ये गरीब लोगों के काले धन की बात नहीं हो रही, वो तो इनफॉर्मल इकॉनमी के अंदर इजाफा कर रहे हैं, बल्कि ये मरात याफ्ता तबका जिनका मैंने जिक्र किया, गरीब आदमी के पास जो बड़े बड़े प्लॉट्स लेते हैं, पर्क्स लेते हैं, उस पर टैक्स नहीं देते हैं और फिर इस रियासत के अंदर पूरा कंट्रोल भी रखते हैं। मैं उन तबकात की बात कर रहा हूँ कि पाकिस्तान को दबा करने में किसी अमरीकी, किसी फॉरेन मुल्क को आप जो है मुर्दे इल्ज़ाम ना ठहराएं। दरअसल उन्होंने हमारे मरात याफ्ता तबकात जो है ये उनकी किया धरा है, ये उनका किया धरा है, क्योंकि एक तो वो पूरा जो मुल्क का केक है उसका साइज बड़ा करने की बजाय उसको खाते हैं और फिर उसके ऊपर जो है वो उसको बाहर भी ले जाते हैं, और पाकिस्तान के अंदर यही सबसे बड़ा बहरान है। इकराम साहब, इस मुल्क में ये सॉवरेंटी जो है, खुद मुख्तारी, गैरत, इज्जत, बड़े इनके रोमांटिक स्लोगन्स हैं और जो भी आते हैं हमें वही सुनाते हैं। 18 करोड़ की आबादी में से 8 लाख लोग सिर्फ टैक्स देते हैं। ये मुल्क कैसे सर्वाइव कर सकते हैं? मुझे कोई इसका कोई गिदड़ सिंह की समझ में नहीं आती कि 8 लोग कमाते हैं, 18 करोड़ खा रहे हैं, वो टैक्स देने को और कोई तैयार नहीं। इसको कैसे हम इसको सर्वाइव कर सकते हैं? आप लिखिए, इनकी किताब का नाम ये डेट ट्रैप टू डेथ ट्रैप है, तो खुदा हमें इस डेथ से बचाए। डॉक्टर साहब और जवाब दीजिएगा क्लास साहब जो कह रहे हैं। जी देखिए, उसका सबसे अभी क्लास्टर साहब ने सही फरमाया। पिछले साल सिर्फ 10,240 लोग ऐसे थे जिन्होंने पाकिस्तान में अपनी आमदनी 1 मिलियन यानी 10 लाख से ज़्यादा डिक्लेयर की। अब इससे आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि एक तरफ तो गरीब लोग जो हैं वो हर चीज़ पे टैक्स दे रहे हैं, और दूसरी तरफ मरात याफ्ता तबके में सिर्फ 10,248 जो बिजनेस और प्रोफेशन के लोग थे उन्होंने इस बात का इतराफ़ किया कि उनकी आमदनी 1 मिलियन यानी 10 लाख से ज़्यादा है, और 60,000 लोग सिर्फ ऐसे थे तनख्वाहदार तबके ने जिसमें इसका इज़हार किया। ठीक है डॉक्टर साहब, साथ ही रहिए, और भी हमारे पास स्टोरीज हैं शेयर करने के लिए। ज़्यादा स्टोरीज मैशर से ही जुड़ी हुई होती हैं। क्लास साहब, मैं आपकी खबर की तरफ आती हूँ। PIA 10 दिन के बाद हम इसके 26% जो शेयर्स हैं उसे ले ऑफ करने वाले हैं, प्राइवेटाइज करने वाले हैं। साथ ही अभी आपने बताया कि हम नए जहाज भी खरीद रहे हैं। ये क्या सारा मामला है? ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हो सकता है कोई मेरी समझ में कमी हो, कोई मेरे साथ आज बैठे इकराम साहब से भी हम इस पर टेक ले लेंगे कि अभी एक इन्होंने इजलास बुलाया है, या मोहम्मद अली गर्देजी साहब हैं, एविएशन के सेक्रेटरी हैं, उन्होंने बैठ के 10 नए जहाज लीज और खरीदने की अप्रूवल दी है, और जो IMF के साथ हम यहाँ पे एग्रीमेंट करके हैं, उसके बाद तो ये दिसंबर की डेडलाइन है, 26% इसके शेयर्स हमने ले ऑफ करने हैं। और नवाज शरीफ साहब भी फरमा चुके हैं कि PIA को हम दिसंबर में ले ऑफ कर रहे हैं, इसको वो कर रहे हैं, इसको प्राइवेटाइज कर रहे हैं, मैनेजमेंट कंट्रोल शिफ्ट हो रहा है। तो ये 10 जहाज किस चीज़ के लिए लिए जा रहे हैं? मैं मतलब इसको मेरी समझ से तो बालातर हो सकता है, कुछ और ज़हीन लोग इसको बेहतर एक्सप्लेन कर सके। हमारे साथ अगर लाइन पे हैं ये एक्स फेडरल मिनिस्टर हैं केयरटेकर गवर्नमेंट में, और PIA शहजाद हसन साहब, इनका PIA का MD के लिए नोटिफिकेशन भी हुआ था जो समहाउ एग्जीक्यूशन नहीं हो सकी थी। अगर वो लाइन पे हैं तो उनसे पूछते हैं। शेख साहब, आप हमारे साथ हैं? जी बिल्कुल जी जनाब। ये शेख साहब, ये
मोहम्मद अली गर्देजी साहब ने इजलास बुलाया है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का, उसमें अप्रूवल ली गई है कि हम नए जहाज़ लेंगे और उनको कुछ लीज पे होंगे, कुछ खुद ये खरीदे जाएंगे। कोई आपके नोटिस में भी है? आप पीए के मामलात को जरा बेहतर समझते हैं हमसे। मेरा ख्याल जी 10 जहाज इन्होंने लेने हैं, 10 उसमें से 2 जहाज इनके पास आ गए हैं, फ्लीट में एंटर हो गए हैं। जो इन्होंने लिए हैं इस वक्त उसको कहते हैं, हम ड्राई लीज कहते हैं, ड्राई लीज। जो 2 जहाज एंटर हुए ना पीआई की फ्लीट में, उसको 2,50,000 डॉलर पर मंथ ये रेंट देंगे। ये सिर्फ हमने रेंट पे लिए हैं। ये कहाँ से लिए गए रेंट पे? ये टर्किश एयरलाइन से लिए जी, टर्किश एयरलाइन है जी, टर्की से लिए। नहीं तो जब एक तरफ हम निजकारी कर रहे हैं तो दूसरी तरफ जहाज ले क्यों रहे हैं? ये तो इतनी जल्दी इनको जल्दी किस चीज की? अगर जब ये हम 25% पीआई के शेयर कर रहे हैं और उनको एडमिनिस्ट्रेशन दे रहे हैं तो वो क्यों नहीं आके करते? और जो दूसरे जहाज 1 दिसंबर को 2 जहाज और आएंगे, वो $2,75,000 डॉलर पर मंथ हम पे करेंगे एक जहाज का। सही। तो ये इसकी जब ये स्ट्रेटजी बन चुकी है कि इसको प्राइवेटाइज करनी है, ये भी बताइएगा कि ये जो 8 जहाज हैं ये कहाँ से लिए जा रहे हैं, क्या टर्म्स एंड कंडीशन पे लिए जाएगा और ये पैसा कहाँ से आएगा? पीए तो 150 अरब रुपए की मकरूज है, कोई बैंक उसको कर्जा देने को तैयार नहीं है। ये 10 जहाज रऊफ साहब, ये 10 जहाज उन्होंने ले लिया और इन्होंने उसकी एग्रीमेंट कर दिया है। हर महीने वो इनके फ्लीट में एंटर होते जाएंगे। 2 जहाज जिस तरह एंटर हुए हैं, 2 1 दिसंबर को आएंगे, फिर 2 10 जनवरी को आएंगे, फिर इस तरह जाएंगे। हर महीने के बाद। इसके पीछे कौन? नहीं, वारदात क्या है आदिल साहब? हमें ये बताइए कि आप प्राइवेटाइज करने जा रहे हैं तो फिर आप इसमें इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हैं। अगर तो ये फिजिबल है तो फिर प्राइवेटाइज ना करें, अपने जहाज चला लें। और अगर आपने बेचनी है तो क्या ये उस मकाम पे ले जा रहे हैं जहां पीनट्स में बेच दें? जहां पीनट्स पे बेचेंगे। देखिए ना, आप खुद समझदार हैं, टर्की से किसके नाम आएंगे? 1-2 जहाज, कुछ जहाज 5 जहाज टर्की से ले रहे हैं, 5 जहाज प्राग से ले रहे हैं, जो ईयू का हिस्सा है ना, यूरोपियन यूनियन का। और जो उसके पीछे लोग हैं, बड़े लोग हैं, बड़े प्लेयर हैं। हालांकि इसका असूल ये होता है, इसके टेंडर्स होते हैं, टेंडर्स के बाद ऑफिशियली इसकी ऐड आती है, टेंडर होता है, उसके बाद होता है। इतनी जल्दी क्या थी? हर चीज विद इन द टाइम, विद इन द आंख बंद करके होती जा रही है और किसी को पता ही नहीं। इवन के डायरेक्टर्स ने हर महीने हम कितना पे करेंगे? हम शेख साहब कितना इसका रेंट पे करेंगे? जब 10 जहाज एंटर हो जाएंगे, प्राइवेटाइज भी हो जाएगा, तो इसका कितना रेंट हमें पे करना पड़ेगा? $2.5 लाख बता रहे हैं पर मंथ बता रहे हैं। ये 2.5 लाख तो अब आया, जो अगले फर्स्ट को आएंगे वो $3,75,000 पर मंथ होगा। ये आपको ऑलमोस्ट अल्लाह आपका भला करे 10 लाख डॉलर पर मंथ। तो सारा पीआईए पे करेगा? पीआईए पे करेगा। ये एडमिशन वो जो नहीं है, पीआईए तो ऑलरेडी इतने लॉस में है, खसारे में है। पीआईए के पास इतनी रकम कहां से आएगी महीना इतने लाखों डॉलर पे करने की? इन्होंने कहा ना, हमने अभी साग डार साहब ने कहा था, हमने जी 2 बिलियन का पैकेज दिया पीआईए को। ये वो पैकेज के थ्रू ये सारे जहाज लिए जा रहे हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया। अच्छा, एक सवाल मैं क्लासरा साहब, एक मैं सवाल ना डॉक्टर साहब को इन करना चाहता हूँ। डॉक्टर साहब, आपने अभी कहा हमें खुद को ब्लेम करना चाहिए और हमें खुद को भी ब्लेम करते हैं। मेरा सवाल आपसे ये है, ये बताइए कि ये जो न्यू लिबरल इकोनॉमिक्स के तहत हमें प्राइवेटाइजेशन करवाते हैं, WTO के तहत हमारे रियासत और हमारे मईशत के लाज तब्दील करवाते हैं अमेरिकन और यूरोप वाले, और हम सरे तस्लीम खम करके चोरों के लिए दरवाजा खोल देते हैं। इल्जाम तो हम पे भी आना चाहिए, मगर क्राइम्स तो है, जुर्म तो है वेस्ट का। डॉक्टर साहब इसका जवाब लेंगे, मुझे ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो डॉक्टर साहब से जवाब लेंगे। ब्रेक के बाद खुशामदीद जी। डॉक्टर साहब, कारी साहब के सवाल का पहले जवाब दें, इसके बाद शहजादा एहसन शेख भी हमारे साथ होंगे। शेख साहब भी कुछ शेयर करना चाह रहे हैं मजीद पीआईए की जो स्टोरी उस हवाले से। जी डॉक्टर साहब। जी, जो कौमी अदारे होते हैं, अगर वो नाअहली का शिकार हो जाएं, आपको हमेशा जो है वो ऐसी सरमायाकारी करनी पड़े खसारे की, अफरात ज़र कंट्रोल में ना हो, रुपये की कदर कीमत ख़त्म हो जाए, फ़ॉरेन रिज़र्व ना रहें, तो फिर इस बात का शिकवा करना मुश्किल है कि वो हम पे अपनी कंडीशंस क्यों इंपोज करते हैं। देखिए, वो किसी तरह से कोई फ्री लंच नहीं देते। अगर वो आपको पैसे देते हैं तो अपनी कंडीशन भी लेकर आते हैं, आपकी मंडियों को भी एक्सप्लॉइट करते हैं। तो इस बात को एक जो है हमें इसका जायज़ा जो है वो एक दानिशमंदाना जो है वो तरीके से देखना चाहिए। अगर हम गैर दानिशमंदाना सियासी और माशी फैसले करेंगे तो उसके असरात से भी नहीं बच सकेंगे। ठीक है, शेख साहब भी हमारे साथ लाइन में। जी शेख साहब, आप कुछ कहना चाह रहे हैं मजीद?
मेरी गुजारिश सिर्फ ये थी कि अगर पीआईए को अभी भी अगर हम सही बेसिस पे चलाएं तो पीआईए बच सकती है और चल सकती है। इसकी प्राइवेटाइज करने की जरूरत नहीं। जिसकी बेसिक इशू ये है, देखे ना, एक पीआईए का एसेट है पर पीआईए फर्स्ट इन्वेस्टमेंट कंपनी, उसके एमडी 20 साल से लगे हुए और 3.5 मिलियन रुपीस पर मंथ वो टेक होम सैलरी लेके जा रहे हैं और जिनेवा में रह रहे हैं। सही, ये बात तो हर इदारे, बिल्कुल ये बात तो की जाती है, किसी भी इदारे को बेसिक उसके अच्छे तरीके से सही तरीके से चलाया जाए तो चल सकता है। वो ये कह रहे हैं कि इसको अभी भी फिजिबल बनाया जा सकता है, प्राइवेटाइज करने की जरूरत नहीं है। कैसे आदमी जहां से बड़ी दुनिया में उंगलियां उठ रही हैं, तो हमें इसे रीथिंक करना चाहिए। ठीक है, और इस वक्त जो डायरेक्टर्स इस वक्त इन्होंने चेंज किए, जनरल आसिफ यासीन मलिक साहब ने जो चेंज किए थे, सारे एनआरओ डायरेक्टर्स हैं, टोटली A to Z सारे एनआरओ डायरेक्टर्स हैं। ठीक है, कम एटलीस्ट कोई मैनेजमेंट सही है, टीम अच्छी आए तो मियां साहब को इस पे कोई काम करना चाहिए ताकि जिसपे कोई बेहतर परफॉर्मेंस कर सके। की जरूरत ना रहे। बहुत बहुत शुक्रिया शेख साहब आपका। जी इकलाल साहब, आपकी तरफ आती हुई, डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली ने रिटायर्ड सरकारी अफसर के खानदान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया। सिर्फ रास्ता ना देने पर उनका गुजर रहा था, काफिला गुजर रहा था, तो उनको एक रास्ता नहीं दिया तो उन्हें मुकदमा दर्ज करा दिया। ये क्या ट्रेंड है? ये बड़ा इंटरेस्टिंग काम है। इस्लामाबाद के शहरी जो हैं शाजिया हॉस्टेज बन के रह गए हैं कि हर दिन में 3-4 दफ़ा रूट यहाँ पे ज़रूर लगते हैं। हट्टो बच्चों की यहाँ पे आवाज़ें लग रही होती हैं, इनके साथ स्कॉट चल रहे होते हैं और शहरियों का यहाँ पे चलना रोड्स पे इन्होंने जीना हराम करके रखा हुआ है। एक वजीर हैं, साथ में आगे पीछे गाड़ियाँ और जो पुलिस वाले बिठाए होते हैं, इतनी नफरत के साथ वो लोगों को हटने का इशारा कर रहे होते हैं कि बाज़ दफ़ा बंदा अपने आप को शूदर समझता है कि इस मुल्क का शहरी नहीं है, हम इस मुल्क में नहीं रहते, हम टैक्स नहीं देते और ये टक्के का टैक्स नहीं देते। आप जो डिप्टी स्पीकर साहब हैं 6 महीने तक आम इंसान थे, अब वो जो नौज बिला यहाँ पे दुनिया के अहम तरीन शख्स बन के रह गए हैं। वो सड़क पे निकले हैं, एक फैमिली जा रही थी अफरीदी साहब की, अपने बच्चों के साथ जा रहे थे, अपने ख़ानदान के साथ थे, उनको उन्होंने हटाया। अब उनकी गाड़ी आगे लग गई भी, अब लोगों को तो नहीं पता कि ये बादशाह सलामत की सवारी आ रही है तो आगे से रास्ता छोड़ दें। उन्होंने बाकायदा गाड़ी को रुकवाया अपनी पुलिस के ज़रिए, अब्बासी साहब ने, मुर्तज़ा जवेद अब्बासी साहब ने। उसके बाद पुलिस ने उनके साथ बदतमीजी की, उनको अच्छा खासा एक घसीटा, फिर थाने जाके पर्चा करवा दिया। अब उन्होंने जाके वो जो एडिशनल सेक्रेटरी साहब हैं, रिटायर हैं, अपने पूरे खानदान के साथ जाके उन्होंने उस पर वो करवाई है, अपनी जमानत करवाई है। अगर हमारे साथ मलिक असद लाइन पे हूँ, ये उनकी स्टोरी थी बड़ी अच्छी, जी हाँ, डान में स्टोरी में छापी थी। तो असद जरा हमें बताएंगे कि ये आपकी स्टोरी थी, डान अखबार में छपी, ये क्या कहानी है? मुर्तज़ा जवेद अब्बासी साहब ये एक नए बादशाह सलामत पैदा हो गए इस्लामाबाद में, उन्होंने पर्चे करवा दिए शहरियों पे। जी बहुत शुक्रिया कलाम साहब, आपने वैसे बड़ी खूबसूरती से बताया कि हर 2 मिनट बाद जो है इस्लामाबाद में जो है वो एक वीआईपी जो है जा रहा होता है और वो इतनी स्पीड से जा रहे होते हैं कि जैसे लगता है कि वो दूसरी गाड़ियों को नीचे देने की कोशिश करेंगे। ये भी इसी किस्म का एक वाकया था। ये 11 नवंबर को जो रिटायर्ड एडिशनल सेक्रेटरी हैं वकील आफरीदी साहब, ये जा रहे थे ये कश्मीर हाईवे पे, तो वहाँ पर ये पीछे से इनका कॉन्वॉय आया डिप्टी स्पीकर साहब का। तो वो कश्मीर हाईवे जो है, अगर वो आप कभी वहाँ पर गुजर हो तो वो 2010 से जो है वो ज़ेरे तामीर है और साइड पर अभी जो है वो इस तरह की जगह नहीं है कि फौरी तौर पर जो है ना, अगर इस तरह से एक वीआईपी की किसी की आ जाए तो उसको रास्ता दिया जा सके। खैर थोड़ा सी उनको देर लगी, तो उसके बाद जब वो दूसरी गाड़ी ने उसको ओवरटेक किया उनके कॉन्वॉय की, तो एक पुलिस की गाड़ी ने अचानक उनके सामने आके एकदम ब्रेक लगाई, जिससे उनका ये कहना, कंप्लेंट जो अफरीदी साहब है उनका ये कहना था कि उनकी गाड़ी जो है वो उससे टकराते बची। बाद में ये हुआ कि उन्होंने उनको रोका और दोनों के जो है वो दरमियान तलब कलामी, सिक्योरिटी वालों की और वो जो रिटायर्ड जो एडिशनल सेक्रेटरी हैं उनके दरमियान तलब कलामी हुई। फिर ये डिप्टी स्पीकर साहब भी जो है वो गाड़ी से अपने नीचे उतरे और उन्होंने भी उनको शटअप कॉल दी और अपने जो सिक्योरिटी वालों को कहा कि वहाँ से निकले। जो वकील आफरीदी साहब है वो ये समझ रहे थे कि अब मामला जो है वो खत्म हो गया और उन्होंने उनको बुरा भला भी कह दिया और वो अपने घर चले गए। 2-3 दिन बाद उनके घर पुलिस जब आई तो तब उनको पता चला कि उनको गाड़ी का नंबर जो है वो ट्रेस किया गया था और वहाँ से उसका एड्रेस लिया गया और उसके बाद उनके खिलाफ जो है वो FIR भी जो है वो उसकी दर्ज करवा दी गई। और फिर जब और FIR में देखें दफात भी जो है वो ये भी लेकिन कि एक तो रैश ड्राइविंग की थी और एक जो थी वो एक किसी को उसकी मर्जी के बगैर रोकना, रिस्ट्रेनिंग जो था जो समवन, और तीसरी जो लगाई गई थी वो कार्य सरकार में मुदाखलत की जो है वो 186 जो है वो CRPC की वो लगाई गई थी। तो उस पे उन्होंने फिर अपनी एक जेल मूव की। मेरी जब डिप्टी स्पीकर हैं, जब इनसे मेरी बात हुई तो उन्होंने इस वाक़े को बड़े लाइट से अंदाज में लिया और उनका ये कहना था कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं।
मैंने जब उनको बताया कि आपने एक रिटायर्ड सीनियर जो ब्यूरोक्रेट था उसके ऊपर आपने इस किस्म की एलिगेशन लगाई है, तो उन्होंने कहा था कि ये कोई बात नहीं जी, मैं आऊंगा ये ट्यूसडे को और मैं ये जो है ना ये क्रैश करा दूंगा। वैसे अच्छा, ठीक है, बहुत शुक्रिया असद आपका। अच्छा कलासर साहब, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, ये क्या जितना हमने तारीख में बड़े लोग देखे हैं, इवन जो हम अपने पैगंबरों को देखते हैं तो उनको भी हम उन पर अटैक भी होते हैं तो उनकी हम्बलनेस, तो बड़े आदमी में तो हम्बलनेस होती है अगर वो जिंदगी में बड़ा हो। ये किस किस्म की एक बीमारी? यहाँ पे भी जरा वेस्ट की मिसाल देने क्लास आप भी बाहर जाते हैं, मैंने भी देखा है, बाहर तो हम लोगों ने ऐसा कोई ट्रेंड नहीं देखा। ये भी जाते हैं, ये मुर्तजा जवेद अब्बासी साहब होंगे, पार्लियामेंटेरियन होंगे, आजाद सादिक साहब अभी भी बहुत बड़ा डेलीगेशन लेके मुल्क से बाहर गए, ये जाते हैं वहां पे बड़े इंसान बन के रहते हैं, महज़ब रहते हैं, मिसालें देते हैं आके। और शुक्र करें वकील अफरीदी साहब कि उन पे दहशतगर्दी का पर्चा नहीं दर्ज करवा दिया कि दहशतगर्द था और मुझे मारने के लिए आया था। इनकी जमानतें नहीं होनी थी। अभी तो उनके सेशन जज साहबा की मेहरबानी है, उन्होंने बेल ले ली है कि न प्रोटेक्टिव बेल कुछ दिनों के लिए, 5-6 दिन के लिए, ये बच गए। अभी इन पे तो दहशतगर्दी का पर्चा होता, इनके बेटे पे होता, या अफरीदी साहब जाके कोई उस पर वो दे सदका दें। मतलब इन लोगों का हिसाब देख लें, हम इस्लामाबाद के रिहायशी मरीज बना दें लोगों ने। मेरे ख्याल में इस तरह करें कि इस्लामाबाद के शहरियों को मुंतकिल कर दें, यहाँ सिर्फ वीआईपी करें या सड़कें अलग बना लें, वो जो बना रहे हैं टनल के रास्ते ही अपने अलग बना लें। नहीं, वो जो टनल पहाड़ के अंदर से बन रही है वो अपना शहर अलग कर लें ताकि दूसरी तरफ जो है वो इलेक्शन से पहले पता नहीं मुर्तजा जवेद अब्बासी साहब कैसे सफर करते होंगे। जब तक ये कल्चर और ये सोच हमारे मुआशरे में रहेगी ना क्लासा साहब, हम कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते। ये बादशाह सलामत है, ये तो बादशाह सलाम है। मुगल भी इतनी ज्यादा जुल्म नहीं करते होंगे रियाया के साथ जो इन्होंने शुरू कर दिया। जहाँ क्लास साहब एक और आपकी खबर थी, लाखड़ा पावर प्लांट में होने वाली ब्रीफिंग जो है उसका क्या हाल है, क्या इंकशाफात किए हैं इसमें? ये पलंदा है मेरे पास शाजिया जी, आज ये पलंदा है, ये डॉक्यूमेंट्स का ये पेश किया जाना है, ये कौमी असम्बली की स्टैंडिंग कमेटी ऑन वाटर एंड पावर का। अब मुझे नहीं पता ये पलंदा इतना बड़ा है जिसको मुझे पढ़ने के लिए कम से कम 1-2 दिन चाहिए, तो ये कब इन्होंने पढ़ा होगा। जो नए मेम्बरान आज जा रहे हैं वहाँ पे पेश होने वाले हैं, उसमें बड़ा इंटरेस्टिंग ब्रीफिंग है आज की। इनकी इंट्रोडक्शन की मीटिंग है कि ये हमारी वजारत पानी और बिजली है क्या। इसमें बड़ा इंटरेस्टिंग एक मैंने केस निकाला है, वो लाखड़ा पावर प्लांट का केस है। ये यहाँ पे 95 में प्लांट बना था और तकरीबन इस पे 462 एकड़ पे बना हुआ प्लांट सिंध में वाक़ है। ये इकबाल जी अहमद साहब है, एसोसिएटेड ग्रुप है इनका, इनको दिया गया था जनरल मुशर्रफ साहब के ज़बानी हुक्म पे। अच्छा, ज़बानी हुक्म दिया गया था ये जो अरबों रुपए का प्रोजेक्ट है ये दे दिया जाए इकबाल जी अहमद साहब को, और वो LPG के बहुत बड़ा नाम है इकबाल जी अहमद साहब, और जनरल मुशर्रफ के वर्बल आर्डर पे। इसमें इंटरेस्टिंग चीज़ ये 2 पेजेस का ये ब्रीफ है जो आज इनको पेश किया जाना है। इसमें लाखड़ा प्रोजेक्ट का जो स्कैंडल है जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने टेकअप किया था, लीज दी गई थी या इकबाल जी अहमद साहब को, उन्होंने कैंसिल कर दी थी और कहा था कि जिम्मेदारान के खिलाफ इंक्वायरी करें, एक्शन लें। इन्होंने जस्ट इन शेर के बच्चों ने वजारत पानी और बिजली जो है, और ख्वाजा आसिफ साहब बड़े करप्शन के खिलाफ वहाँ कैसे लड़ते रहे, इन शेर के बच्चों ने एक आधी लाइन में जिक्र किया कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने लीज कैंसिल कर दी थी, बस। इसके आगे नहीं बताया कि ये स्कैंडल क्या था, ये क्यों था, इसके पीछे पीछे लोग क्या थे, सुप्रीम कोर्ट ने क्या फाइंडिंग दी थी, और वापडा के अफसरान के खिलाफ क्या कार्रवाई होनी थी। और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज थी इस केस में कि सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया था कि कार्रवाई भी करें अफसरान के खिलाफ जिन्होंने इकबाल जी अहमद साहब को एक वर्बल आर्डर पे, और उन्होंने दिया था ये बगैर टेंडर के, प्लस वापडा को कहा गया था कि इन तमाम केसेस की जो फीस है वो भी वापडा देगा, उसकी कास्ट भी वापडा ने देनी थी तमाम वकीलों को, वो भी वापडा ने पे की। इसमें इन शेयर के बच्चों ने तमाम डिटेल्स इनसे MNA से छुपा लिए हैं और उन्हें भी नहीं पता चलेगा अल्लाह के फजल से कि ये क्या स्कैंडल था और क्यों था। ठीक है, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। नाजरीन बहुत शुक्रिया क्लास साहब आपका, स्पेशली डॉक्टर इकराम का बहुत शुक्रिया हमारे प्रोग्राम में आज तशरीफ लाए। प्रोग्राम के लिए नाजरीन आप हमें फीडबैक दीजिए। खबर@दुनिया TV.tv पर। कल तक के लिए इजाजत दें, अल्लाह हाफ़िज़।